नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लालू बोले डबल इंजन हो या कबाड़ जल्दी हटाओ इन्हें बिहार से। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। लालू ने कहा कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वह अब कबाड़ हो गई है, जिससे बिहार की जनता परेशान है। लालू ने किया ट्वीट। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया कि डबल इंजन की सरकार में ईंधन नहीं बचा, दोनों इंजन कबाड़ हो गया है। इनके कबाड़ के जुगाड़ से बिहारी त्राहिमाम माम है, जल्दी हटाओ इन्हें बिहार से। इससे पहले भी लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार पर हमला बोला था। नीतीश घर में सोए हैं। लालू ने इससे पहले भी हमला बोला था और कहा था कि ए नीतीश, लगभग 4 महीना हो गए बा बंदी के, जनता में त्राहिम बाम बा, रोजी रोटी जान माल पर आफत बा, तहाड़ राज में बेरोजगारी भ्रष्टाचार अत्याचार चरम पर बा। 4 महीना में आपन बंगला से 4 बार भी बाहर ना निकला। ई लुका छिपी से कोरोना ना भाग जाई। जब सेनापति मैदान छोड़ के भागल रही तो लड़ाई के लड़ा मुख्यमंत्री सामने से लीड करेला कि चद्दर तान के घर में सूतेला। 4 महीना में 4 बार भी नीतीश लोग के बीच में ना गईला। बेरोजगारी, भुखमरी, घुसखोरी, अपराध से जनता रोवता। आ नीतीश, आपने सुशासनी मुखौटा के रंगाई पुताई में लागल बा। बिहार के हाल देख के हमार दिल रोवाता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्टे के बाद आर पार के मूड में गहलोत गुट, राजभवन में हो सकती है विधायकों की परेड। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद जयपुर के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस विधायक आरमार की लड़ाई के मूड में है और विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बहुमत साबित करने का दबाव बनाया है। इसके बाद गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात का समय मांगा है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल कलराज मिश्रा ने सीएम अशोक गहलोत को 12:30 बजे मिलने का समय दिया है। अभी कंफर्म नहीं है कि सीएम अशोक गहलोत अकेले राज्यपाल से मिलेंगे या फिर विधायकों की परेड कराई जाएगी, लेकिन पार्टी के सचेतकों से होटल के बाहर बसों का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत ने बहुमत होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 102 विधायकों का समर्थन है। बहुमत को साबित करने के लिए सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की भी तैयारी थी। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिलने का वक्त मांगा है। बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को चिट्ठी लिखी है। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्रा के सामने विधायकों की परेड कराई जा सकती है। इसके साथ ही सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की बात की जा सकती है। इस सत्र में सीएम अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को एक बार फिर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालांकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत बोले, अगर सचिन पायलट फिर से कांग्रेस पर विश्वास दिखाते हैं तो हम पार्टी में उनका स्वागत करेंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है। आज हर किसी की निगाहें राजस्थान हाईकोर्ट पर टिकी रहेंगी। हाईकोर्ट आज विधायकों को नोटिस दिए जाने के मामले में अपना फैसला सुना सकता है। विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट अगर दोबारा कांग्रेस पर विश्वास दिखाते हैं तो पार्टी में फिर से उनका स्वागत किया जाएगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए गहलोत ने पायलट की वापसी को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, सचिन पायलट को लेकर भविष्य में क्या कुछ होगा ये कांग्रेस के हाईकमांड तय करेंगे। अगर वो फिर से कांग्रेस में अपने विश्वास को दोहराते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। अशोक गहलोत ने भी कहा है कि उनकी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, ये संकट राज्य सरकार के कामकाज को लेकर नहीं आई है। ये समस्या सचिन पायलट और मेरी पार्टी के विधायकों के एक छोटे समूह की अति महत्वाकांक्षा द्वारा बनाई गई है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। हमें लोगों का भी समर्थन प्राप्त है, इसलिए ये सरकार पूरी तरह से स्थिर है और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। सूत्रों की माने तो यह विधानसभा सत्र सोमवार से बुलाया जा सकता है। इसमें सरकार फ्लोर टेस्ट करवा सकती है। सीएम अशोक गहलोत मौजूदा सियासी संकट को खत्म करने की कवायद में जुटे हैं। इसी के तहत विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार मंत्रिमंडल ने सीएम को दे दिया है। सीएम जब चाहें राज्यपाल से कहकर विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान राजनीतिक संकट, ऊपरी दबाव की वजह से विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे राज्यपाल, हम सभी विधायकों संग जा रहे राजभवन।
गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत मिलने के बाद जयपुर के होटल फेयरमाउंट के बाहर हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने आकर राज्यपाल पर आरोप लगाए हैं कि वह ऊपर से दबाव की वजह से विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। बहुमत होने का दावा करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि वह अपने विधायकों को लेकर राजभवन जा रहे हैं, सभी मिलकर राज्यपाल से अपील करेंगे कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि राजस्थान की जनता राजभवन घेर लेती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अशोक गहलोत ने कहा, हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेजकर अपील की कि हम विधानसभा का सत्र बुलाएं और कोरोना सहित सभी मुद्दों पर चर्चा करें। हमें उम्मीद थी कि वह रात में ही आदेश जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हमें लगता है कि ऊपर से दबाव की वजह से वह विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। हमें इस बात का दुख है। गहलोत ने आगे कहा, एक तरफ तो विपक्ष की तरफ से भी मांग की जा रही थी कि फ्लोर पर क्यों नहीं आ रहे हैं। राजस्थान की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। दुख इस बात का है कि गवर्नर साहब ने अभी तक फैसला नहीं किया है। अभी फिर उनसे फोन पर बात नहीं हुई है। आपके पद की गरिमा बनाए रखें। हमारे सभी विधायक उनसे जाकर मांग करेंगे। विधानसभा के पटल पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुमत को लेकर पूछे जाने पर गहलोत ने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, चिंता उन्हें होनी चाहिए। हरियाणा में हमारे साथियों को बीजेपी की देखरेख में बंधक बनाकर रखा गया है। हो सकता है कि बाउंसर पुलिस उनके फोन छीन लिए हैं, वह रो रहे हैं। इसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? यह पूरा खेल बीजेपी और उनके नेताओं का षड्यंत्र है। जैसे उन्होंने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में भी करना चाहते हैं। राजस्थान में पूरी जनता और विधायक हमारे साथ है। गहलोत ने कहा कि अभी कोरोना से लड़ने का वक्त है। हमने शानदार काम किया, पूरे देश में तारीफ हो रही है। ऐसे माहौल में सरकार को गिराने के लिए बीजेपी की भूमिका को आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स, ईडी के छापे, ऐसा नंगा नाच देखा नहीं कभी जैसा अभी हो रहा है। हम अभी आ रहे हैं राज्यपाल के पास उनके अपील करने के लिए, किसी के दबाव में ना आए, वरना हो सकता है कि पूरे राज्य की जनता राजभवन को घेर लेगी। हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के नतीजे के बाद गहलोत पर उनके विधायकों ने जल्द बहुमत परीक्षण को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विधायकों का कहना है कि वे कब तक इस तरह होटल में बंद रहेंगे। अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात के लिए समय मांगा था। राजभवन ने 12:30 पर मिलने का समय दिया था, लेकिन गहलोत ने निकलने में देरी को लेकर राजभवन को सूचना भेजी है। इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिस पर स्टे लगा दिया है। इसके अलावा भारत सरकार को पक्षकार बनाए जाने की पायलट गुट की मांग भी स्वीकार कर ली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने पीएम मोदी से की देश के लोकतंत्र को बचाने की मांग। जी हां दोस्तों, पार्टी के बागी विधायकों के कारण अपनी सरकार बचाने में असमर्थ रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे वैश्विक पटल पर स्थापित देश के लोकतंत्र को बचाने की मांग की। दल बदल के संदर्भ में कमलनाथ ने अपने इस पत्र में मोदी से कहा है कि दशकों के अथक प्रयास से हम सबने मिलकर भारत को विश्व का सबसे परिपक्व प्रजातंत्र बनाया है और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार हमारे संविधान का सबसे खूबसूरत पहलू इसका संघीय स्वरूप है। उन्होंने लिखा है, भारत की संघीय व्यवस्था के कारण ही संपूर्ण विश्व में हमारे प्रजातंत्र की एक विशेष पहचान है, लेकिन विगत कुछ समय से बाबा साहेब की भावनाओं को आहत करते हुए भारत के संघीय व्यवस्था पर निरंतर प्रहार किया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा, जिन राज्यों में केंद्र सरकार से इतर दूसरे दलों की सरकारें हैं, उन्हें अनैतिक तरीके के गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार को गिराया जाना भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास के सबसे घृणित कृत्यों में से एक है। यह सोचकर दिल दहल जाता है कि जब एक और मानव समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा था, तब दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सहित 22 मंत्रियों और विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए बेंगलुरु चले गए और प्रदेश के नागरिकों को महामारी की आग में झोंक दिया। कमलनाथ ने आगे लिखा, चर्चा यह भी है कि मध्य प्रदेश में कई मौका परस्त मतलबी लोभी नेताओं ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने तक के देश में लॉकडाउन को 24 मार्च के पहले लागू नहीं होने दिया। अभी भी मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा प्रतिपक्षीय विधायकों को प्रलोभित करके उनके इस्तीफे कराकर भाजपा में शामिल कराया जा रहा है और ऐसे अनैतिक कृत्य के उपचुनावों का बोझ प्रदेश के नागरिकों पर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरी चिंता सिर्फ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि आज देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक भूचाल आया हुआ है और ऐसी शंका है कि इसका केंद्र बिंदु केंद्र में निहित है। कमलनाथ ने आगे लिखा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी शंकाएं निराधार साबित होंगी और आप भारत के लोकतंत्र की गिरती हुई साख को बचाने के लिए आगे आएंगे तथा ऐसे अवसरवादी नेताओं को अपनी सरकार एवं दल में कोई स्थान नहीं देंगे जिन पर प्रजातांत्रिक मूल्यों का सौदा करने का आरोप है, ताकि हम भारत राष्ट्र की वैश्विक पटल पर स्थापित लोकतांत्रिक निष्पक्षता, पारदर्शिता, परिपक्वता की पहचान को बरकरार रख पाएंगे। मालूम हो कि मार्च से लेकर अब तक कांग्रेस के 25 विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर लैब टेक्नीशियन पर प्रियंका बोली, यूपी में गुंडा राज, सरेंडर कर चुकी कानून व्यवस्था। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा से अपहृत लैब टेक्नीशियन के अपहरण मामले में गुरुवार देर रात बुरी खबर आई है। इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शुक्रवार सुबह इस मामले पर ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव, पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और उनकी कर दी गई। एक नया गुंडा राज आया है। प्रियंका गांधी ने आगे आरोप लगाते हुए लिखा कि एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। बता दें, एक महीने से अपहरण के इस मामले में कानपुर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। इस किडनैपिंग केस में पुलिस पर आरोप भी लगे हैं कि उसने अपहृत युवक के परिजनों से अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए भी दिलवा दिए। सीएम के निर्देश के बाद शासन से मिली जानकारी के अनुसार जनहित में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कानपुर नगर आईपीएस अपर्णा गुप्ता और मनोज गुप्ता तत्कालीन सीओ को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा लापरवाही बरतने के आरोप में पूर्व प्रभारी निरीक्षक थाना बर्रा रणजीत राय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बर्रा थाना क्षेत्र में रहने वाला 30 साल का संजीत एक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन था। 22 जून की शाम अस्पताल से घर के निकला लेकिन पहुंचा नहीं। उसके एक सप्ताह बाद 29 जून को फिरौती के लिए पहला फोन आया, जिसके बाद पान की गुमटी से परिवार का गुजर बसर करने वाले संजीत के पिता चमन लाल ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने नंबर नोट करने के बाद उन्हें हिदायत दी कि जब भी अपहरणकर्ता का फोन आए तो वह लंबी बात करे, लेकिन बर्रा थाना पुलिस और सर्विलांस सेल कॉल को ट्रेस कर अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता नहीं लगा पाई। अपहरणकर्ता लगातार 30 लाख की फिरौती न देने पर युवक की करने की धमकी दे रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना हुआ बेकाबू तो टूटी सरकार की नींद, स्वास्थ्य मंत्री ने किया एनएमसीएच दौरा। जी हां दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज पटना के एनएमसीएच का दौरा कर वहां के हालात जानने की कोशिश की। पीपीई किट से लैस होकर स्वास्थ्य मंत्री ने आईसीयू में जाकर कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल प्रबंधन से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जानकारी हासिल की। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को मरीजों की शिकायत को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि लगातार एनएमसीएच में किसी की मृत्यु होने के बाद बॉडी को ले जाने में दिक्कत की बात सामने आ रही थी। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब किसी मरीज की होने के 2 से 3 घंटे के अंदर उनके परिजनों के सहयोग से अंत्येष्टि कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने एनएमसीएच का निरीक्षण करने के बाद यह भी निर्देश दिया कि अगले 2 से 3 दिन में अस्पताल के गेट पर एक हेल्प डेस्क बनाया जाए ताकि आने वाले मरीजों को सुविधा हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एनएमसीएच 445 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, जिसमें 167 बेड पर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है और शेष बेड के लिए अस्पताल में 650 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का हमला, किसानों से जमीन छीनकर कॉरपोरेट घरानों को दे रही सरकार। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। अखिलेश ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी सरकार की कुनीतियों से कृषि क्षेत्र पर गंभीर संकट के बादल छा गए हैं। जून में आर्थिक सुधार के नाम पर केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लाई है, उससे किसानों की दशा की दुर्दशा में बदलने में देर नहीं लगेगी। किसान अभी घाटे में रहकर भी अपने खेत में श्रम करने से नहीं चूकता है। बीजेपी उसके खेत को ही छीनकर कॉरपोरेट घरानों को देने की साजिश कर रही है। वह इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश का भी रास्ता खोल रही है। देश का किसान तब विदेशी कंपनियों का बंधक बन जाएगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा अब किसानों की आय दोगुनी करने की चर्चा नहीं करती है, उसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत की जाने लगी है। इससे किसान का मालिकाना हक भी चला जाएगा। अखिलेश ने आगे कहा कि किसानों को एमएसपी देने पर भी सरकार विफल रही है, इसका फायदा बिचौलियों को ही मिलता है। भाजपा सरकार अपने किसी भी वादे को निभाना नहीं चाहती है, इसलिए उसने अपने अध्यादेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिससे किसानों को एमएसपी से कम दाम नहीं देंगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने खेती को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाकर और दूसरे राज्यों में भी फसल बेचने की सुविधा देकर कोई बड़ा उपकार किसानों पर नहीं किया है। इसके अलावा आज अधिकांश किसान छोटी जोत वाले हैं, वे अपने माल का भंडारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी प्रदेश में पर्याप्त भंडार गृह नहीं है। भाजपा की किसान विरोधी नीतियों का ही नतीजा है कि समाजवादी सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 4 लेन सड़कों और मंडियों की स्थापना की दिशा में जो पहल की थी उसे रोक दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विरोध में शिवसेना का प्रदर्शन, नेताओं ने उड़ाई धारा 144 की धज्जियां। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ विधि के दौरान महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद उदय नराजे भोसले ने शपथ विधि के बाद जय भवानी जय शिवाजी उद्देश्य कहे जाने के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी ने वेंकैया नायडू पर निशाना साधा है। शिवसेना ने मुंबई और राज्य के अलग अलग
शहरों में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के दहिसर इलाके में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के विधायक प्रकाश सुर्वे और विधायक विलास पोतनीस के नेतृत्व में आंदोलन कर वेंकैया नायडू के खिलाफ नारेबाजी की। शिव सैनिकों ने वेंकैया नायडू की तस्वीर लगा पोस्टर के साथ विरोध के नारे लगाए। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने निशाना साधते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जयघोष बोलने वाले उनके खुद के वंशज पर वेंकैया नायडू की आपत्ति जताने से महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज के भक्तों को दुख हुआ है। मुंबई के मुलुंड रेलवे स्टेशन के बाहर भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, साथ ही जय भवानी जय शिवाजी के जयघोष नारे लगाए। मुलुंड इलाके से शिवसेना उप विभाग प्रमुख सुनील गारे ने कहा कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है जिसे सहन नहीं किया जाएगा। सांसद उदयनराजे भोसले उन्हें अपनी स्टाइल में इसका जवाब देना चाहिए। शिवसेना ने मुंबई के अलावा राज्य के अलग अलग जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान शिवसेना के विधायक और कार्यकर्ता खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देशों का मजाक उड़ाते नजर आए। मुंबई में धारा 144 लागू होने और मुख्यमंत्री के सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश और निवेदन के बावजूद शिवसेना के कार्यकर्ता नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। साथ ही धारा 144 का मजाक उड़ाकर सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।